नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं आपके साथ शोभना यादव। 19 नवंबर को प्रकाश पर्व है और प्रकाश पर्व से पहले केंद्र की तरफ से सिख समुदाय को एक बड़ी सौगात मिली है। सरकार ने करीब 2.25 साल पहले करतारपुर कॉरिडोर को खोलने का ऐलान कर दिया है, जो कि बंद था 2.25 साल से, जिसके बाद सिख समुदाय में खुशी की लहर है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी करतारपुर साहिब के दर्शन की तैयारी पूरी कर ली है। सीएम चन्नी अपनी कैबिनेट के साथ कल करतारपुर साहिब के लिए रवाना होंगे। करतारपुर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। गुरु नानक जयंती मनाने के लिए सिख श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल रवाना होगा। 855 तीर्थयात्रियों का समूह पाकिस्तान में अन्य धार्मिक स्थलों का भी दौरा करेगा और 10 दिन बाद 26 नवंबर को भारत लौटेगा। तो 2.25 साल बाद करतारपुर कॉरिडोर खोले जाने के आदेश दिए गए हैं। प्रकाश पर्व से ठीक पहले केंद्र सरकार का एक बड़ा तोहफा सिख समुदाय को। पहला जत्था जो है वो कल रवाना होगा। 19 नवंबर को प्रकाश पर्व है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ करतारपुर कॉरिडोर जो खुला है उसके बाद जाएंगे। कल नूं मंत्री साहबान ते कुछ एमएलए साहबान कुछ अफसर कल नूं जाणगे। पत्रकार साहबान नूं भी असीं परसों नूं बेनती करांगे कि वो भी साडे नाल परसों नूं जा सकते हैं। मैं मुख्य मंत्री बनने तो बाद प्राइम मिनिस्टर साहब नूं जिद्दण मिलण गया, सब तो पहली मंग मेरी कॉरीडोर नूं लैके सी। जदों होम मिनिस्टर नूं मिलिया, सब तो पहली मंग मेरी कॉरीडोर नूं लैके सी। उन्हां ने मैनूं उसे दिन विश्वास दिवाता सी कि असीं इस नूं खोल देवांगे ते कल नूं खुल रहा है। मुबारक दिन है। मैं प्रधानमंत्री जी दा ते होम मिनिस्टर साहब दा इस बारे धन्नवाद करदा। तो कल श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना होगा। खुद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपनी कैबिनेट के साथ पहुंचेंगे करतारपुर गुरुद्वारा साहिब। हमारे साथ तमाम हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। गगनदीप संवाददाता गुरदासपुर से हमसे जुड़ रहे हैं, जगविंदर पटियाल संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आशीष सिंह संवाददाता दिल्ली से जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी जगविंदर, कल चरणजीत सिंह चन्नी का क्या कार्यक्रम रहने वाला है? कितने बजे वो रवाना होंगे करतारपुर गुरुद्वारा साहिब के लिए? देखिए 11 बजे का टाइम दिया गया है। चरणजीत सिंह चन्नी अपने नेताओं के साथ, अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ गुरुद्वारा दर्शन के लिए जाएंगे और शाम को 4 बजे लौट कर आएंगे। कांग्रेस की तरफ से चाहे कैबिनेट मंत्री हो, नेता हो, 50 लोगों की लिस्ट सौंपी गई है भारत सरकार को। दूसरा जो बीजेपी की तरफ से है, 15 लोग बीजेपी की तरफ से शामिल रहेंगे और ये तमाम ज्यादातर जो है वो पंजाब बीजेपी से जुड़े हुए नेता होंगे। इसके अलावा 19 तारीख को जाने के लिए 100 लोगों की सूची जो है वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से सौंपी गई है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि 75 लोगों की सूची सौंपी जाए, लेकिन 100 लोगों के नाम उन्होंने भी भेजे हैं। तो कुल मिलाकर कल का शो जो है वो पॉलिटिकल शो रहेगा। जितने भी लोग दर्शनों के लिए जाएंगे वो अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए होंगे और 19 तारीख को जिस दिन की गुरपुर्ब है उस दिन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और आम श्रद्धालुओं के साथ साथ लोग वहां दर्शन के लिए जाएंगे। लेकिन आस्था के इस कॉरिडोर की खासियत यह है कि 2.25 साल बाद एक बार फिर ये गुरुपुर्ब के मौके पर ही खोला गया था और एक बार फिर कोरोना खत्म होने के बाद गुरुपुर्ब के मौके पर ही संगत के लिए खोला जा रहा है। इसमें वाकई पंजाब में काफी खुशी का माहौल है और लोग खुश हैं कि इस बार वो करतारपुर साहिब माथा टेकने जा सकेंगे, जो कि पिछली बार संभव नहीं हो पाया था। बिल्कुल ठीक है। गगनदीप मेरे संवाददाता गुरदासपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गगनदीप, किस तरह की तैयारियां, क्या तस्वीरें, क्या उत्साह आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल शोभना, जो जहां पे प्रशासनिक अधिकारी हैं सुबह से ही जहां पे आ रहे हैं और जायजा ले रहे हैं, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री जो चरणजीत सिंह चन्नी हैं वो कल आएंगे। तो पंजाब सरकार के जो अधिकारी हैं वो जहां पे पहुंच के जायजा ले रहे हैं। इसके साथ ही जो कॉरिडोर आईसीपी है इसके अंदर भी तैयारियां चल रही है। मैं बता देना चाहता हूं कि आज भी 15 से 20 श्रद्धालु जो है वो करतारपुर गुरुद्वारा साहब के दर्शन करने के लिए गए। दिल्ली से जो आए थे लोग, उन्होंने जो डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में उन्होंने वहां से सीधी परमिशन ली थी। कुछ पंजाब से, गुरदासपुर जिले से आए थे। इनमें से
कुछ श्रद्धालु वो थे जिन्होंने उस समय अप्लाई किया था, लेकिन कॉरिडोर कोरोना की वजह से बंद रहने की वजह से उनको इजाजत नहीं मिली, तो गुरदासपुर डीसी के ऑफिस से उनसे संपर्क किया गया, तो वो भी श्रद्धालु जो है वो दर्शन करने के लिए आज गए हैं और वापस आ रहे हैं। और आकर उन्होंने बताया कि वहां पे जो बहुत खुशी का माहौल है, और साथ ही उन्होंने देश के प्रधानमंत्री का भी धन्यवाद किया विशेष तौर पे कि गुरुपुरब के मौके पर इसे खोला जा रहा है। और स्थानीय लोगों में भी बहुत खुशी की लहर है, जो आसपास डेरा बाबा नानक है जहां पे ये आईसीपी और कॉरिडोर बना है, जहां स्थानीय लोग भी खुश हैं और जो श्रद्धालु जहां पे आज प्रकाश पर्व से एन पहले बहुत बड़ी सौगात सिख समुदाय को दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। आशीष सिंह मेरे संवाददाता दिल्ली से हमसे जुड़ रहे हैं। आशीष, पंजाब में कांग्रेस सरकार है, चरणजीत सिंह चन्नी अपनी पूरी कैबिनेट को लेकर कल करतारपुर गुरुद्वारा साहिब जाएंगे दर्शनों के लिए, लेकिन ये जो क्रेडिट है वो केंद्र सरकार का है और आने वाले चुनाव से एन पहले इस तरीके की बड़ी सौगात देके कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक बड़ा तोहफा दिया है सिख समुदाय को, और इसका कुछ फायदा बीजेपी को मिलेगा क्या? देखिए, क्लेम और काउंटर क्लेम है अभी बीजेपी, क्योंकि ये केंद्र सरकार ने फैसला किया। जाहिर है प्रधानमंत्री के कहने पे, उनके इशारे पर जब डेलीगेशन उनसे जाके मिला और उन्होंने दोबारा खोलने का निर्णय किया। लेकिन ये भी एक सच है कि जब पहली बार करतारपुर कॉरिडोर को खोला गया था, पूरे कॉरिडोर को बना करके, तो इसका श्रेय नवजोत सिंह सिद्धू और कांग्रेस पार्टी को गया था। निश्चित तौर पर चुनाव का माहौल है, आप सही कह रही हैं, दोनों ही क्लेम करेंगे कि श्रेय किसको जाता है। और अभी भारतीय जनता पार्टी ये क्लेम जरूर कर रही है कि प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया और सिख समुदाय की इस मांग को देखते हुए उन्होंने ये बड़ा फैसला किया है। गगनदीप जैसा बता रहे थे शोभना, मैं बस ये एक टेक्निकल एस्पेक्ट बता दूं कि आज भी एक छोटा सा, जिसका जिक्र वो कर रहे थे, जत्था गया था तकरीबन 28 लोगों का। 51 लोगों का अप्रूवल था पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन शायद जहां तक मेरी जानकारी 28 लोग गए थे और वापस आ गए, उनका वहां स्वागत भी किया गया। इससे अलग एक और मैं जानकारी आपको देना चाहूंगा, तकरीबन 2000 के करीब श्रद्धालु वाघा के थ्रू पाकिस्तान जा चुके हैं, जो कि 18 और 19 जो है, 19 का मेन कार्यक्रम गुरु पर्व का वो ननकाना साहिब में मनाएंगे और 20 तारीख को वो करतारपुर आएंगे। तो कॉरिडोर के थ्रू वही जत्था होगा जिसका आपने जिक्र किया। कल 100 और परसों के लिए 300 के अप्रूवल है पाकिस्तान की तरफ से। जितने भी श्रद्धालु इधर से जाते हैं, पॉलिटिकल मसला है, चुनाव का माहौल है, निश्चित तौर पे दोनों पक्ष ये क्लेम करने की कोशिश करेंगे कि ये उनकी वजह से हुआ है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमें ये जानकारी देने के लिए। और हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि कल दिन भर बड़ी कवरेज करतारपुर कॉरिडोर से जो दर्शन शुरू हुए हैं उसको लेकर हम एबीपी न्यूज पर आपको दिखाते रहेंगे। बड़ी खबर इस समय की आपको बता दें, मध्य प्रदेश से ये बड़ी खबर। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा आज दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात उन्होंने की। सूत्र बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश बीजेपी विधायक दल की बैठक जल्द बुलाई जा सकती है। मेरे सहयोगी विकास भदौरिया इसी बड़ी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। विकास, क्या अपडेट है इस बैठक में, क्या कुछ हुआ? और ये जो विधायक दल की बैठक की बात की जा रही है, क्या मंत्रिमंडल विस्तार कुछ हो सकता है? जी देखिए, विस्तार तो अब से कुछ समय पहले ही हुआ है मध्य प्रदेश में, लेकिन जो विधानसभा और लोकसभा के उपचुनाव हुए थे, उन उपचुनाव के बाद ये पहली बार बैठक है जब बीजेपी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे हैं। लेकिन इस बीच खबर ये है कि विधायक दल की बैठक मध्य प्रदेश में जल्द बुलाई जा सकती है। एक संभावित तारीख अगले हफ्ते की है। हालांकि अभी पार्टी को इस पर फैसला लेना है कि वो बैठक कब बुलाई जाए। इस बैठक का जो एजेंडा है वो फिलहाल विधायकों का लंबे समय से एक दूसरे से मिलना जुलना नहीं हो पाया है। चाय नाश्ते पर, स्वल्पाहार पर बुलाया जा रहा है। लेकिन ये बैठक इस समय क्यों बुलाई जा रही है, केवल स्वल्पाहार के लिए, ये समझ से थोड़ा सा परे है। और इसलिए ये बैठक जो है आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ वीडी शर्मा की चल रही है, बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि तमाम तरह की खबरें इस समय चल रही हैं कि मध्य प्रदेश में भी बाकी राज्यों की तरह बदलाव हो सकता है। हालांकि जो विधानसभा के और लोकसभा के उपचुनाव थे उसमें प्रदर्शन मध्य प्रदेश में ही रहा है। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व क्या फैसला लेता है, इस पर सबकी नजर। बहुत बहुत धन्यवाद विकास भदौरिया। तो कोई बड़ी खबर मध्य प्रदेश की सियासत से भी निकलकर सामने आ सकती है, क्योंकि जैसा कि विकास बता रहे हैं, ये चर्चा है राजनीतिक गलियारों में कि कुछ बदलाव मध्य प्रदेश में भी बीजेपी कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की झांसी में आज से 3 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व की शुरुआत हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। परसों इस कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शामिल होंगे और इस मौके पर आज सुरक्षा बलों ने ड्रिल भी की। पीएम मोदी कई योजनाओं को लॉन्च करेंगे। योजनाओं में देश में 100 सैनिक स्कूलों की स्थापना भी शामिल है।
आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री सशस्त्र बलों को देश में ही बना हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर, स्वदेशी ड्रोन या मानव रहित यान और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट सौंपेंगे। साथ ही राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए डिजिटल कियोस्क की स्थापना करना शामिल है। इस कियोस्क के जरिए दर्शक डिजिटल तरीके से शहीदों को श्रद्धांजलि दे सकेंगे। 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई का 193वां जन्मदिवस भी है। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने। रक्षा समर्पण पर्व का उद्घाटन आज राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। और हम आपको बता दें कि इस मौके पर सुरक्षा बलों ने ड्रिल भी किया। प्रधानमंत्री मोदी कई योजनाओं को लॉन्च करेंगे। योजनाओं में देश में 100 सैनिक स्कूलों की स्थापना भी शामिल है। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए पीएम सशस्त्र बलों को देश में ही बना हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी देंगे। तो चलिए सुर्खियों के बाद मातृभूमि में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बढ़े सियासी तापमान की। उत्तर प्रदेश में बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तीनों पार्टियां विधानसभा चुनावों को लेकर एक्शन में हैं। सबसे पहले बात प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में महिला सुरक्षा को लेकर हुंकार भरी। स्वाभिमान की रक्षा के लिए महिलाओं को द्रौपदी की याद दिलाई। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। अखिलेश यादव की विजय यात्रा के दौरान बीजेपी के लिए उन्होंने कहा कि काम तो हमारा है पर नाम अपना दे रही है बीजेपी। तो वहीं अखिलेश यादव को विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका भी लगा है। समाजवादी पार्टी के 4 एमएलसी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने। प्रियंका गांधी अपना पूरा दमखम चित्रकूट में लड़की हूं, लड़ सकती हूं कार्यक्रम में हिस्सा लिया उन्होंने और द्रौपदी की याद दिलाई महिलाओं को। नारी शक्ति का एहसास कराने की पूरी कोशिश। 40% कांग्रेस ने महिलाओं को टिकट देने की, रिजर्वेशन देने की जो विधानसभा का चुनाव होना है उसमें घोषणा पहले ही कर दी है। और महिलाओं पर खास तौर से महिला वोटर जो है उस पर नजर है कांग्रेस की। और प्रियंका गांधी लड़की हूं, लड़ सकती हूं कैंपेन को आगे बढ़ाते हुए चित्रकूट में। उधर अखिलेश यादव की चुनावी एक्सप्रेस आप देख सकते हैं, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिसका कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। अखिलेश यादव का कहना है कि काम हमारा है, फीता बीजेपी काटती है। और उधर 4 एमएलसी शामिल हो गए हैं बीजेपी में। ये एक तगड़ा झटका इन चुनावों से पहले अखिलेश यादव के लिए। तो गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक अखिलेश यादव की यात्रा, विजय पथ यात्रा चित्रकूट दौरे पर। उधर प्रियंका गांधी मिशन यूपी कांग्रेस का लड़की हूं, लड़ सकती हूं कार्यक्रम में हिस्सा लिया उन्होंने। और उधर अखिलेश यादव दावे बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन उनके खुद के 4 एमएलसी जो हैं वो आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अभी तक बीजेपी के कई बड़े नेताओं को समाजवादी पार्टी अपने दल में शामिल करने में सफल हुई है और आज समाजवादी पार्टी के लिए झटके का दिन। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में ये 4 एमएलसी शामिल हुए सपा में। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी वहां मौजूद थे। तो चलिए सबसे पहले बात कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के मिशन यूपी की करते हैं। प्रियंका गांधी आज चित्रकूट पहुंची और महिलाओं के साथ उन्होंने संवाद किया। चित्रकूट में रामघाट पर महिलाओं से मिलने पहुंची। लड़की हूं, लड़ सकती हूं कैंपेन के लिए प्रियंका यूपी के अलग अलग शहरों में घूम रही हैं। कार्यक्रम में गुलाबी गैंग की सैकड़ों सदस्य प्रियंका गांधी को सुनने पहुंची थी। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में पुलिस बेलगाम हो चुकी है और निर्दोष लोगों को मारा पीटा जा रहा है। प्रियंका ने ऐलान किया कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो कॉलेज जाने वाली बच्चियों को स्कूटी दी जाएगी। महिलाओं की सरकारी बस में सारी यात्राएं फ्री होंगी। प्रियंका ने महंगाई को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। सुन लेते हैं क्या कुछ कहा। आप सब अपने घरों में महंगाई का बोझ उठा रहे हैं। 250 रुपए की सरसों का तेल मिल रहा है। सरकार कहती है 1 सिलेंडर पकड़ा दो, 1 मुफ्त का सिलेंडर दे दिया और सोचती है कि अपना काम ही खत्म हो गया। आप उस
सिलेंडर को भरवा नहीं पा रहे हैं। नया सिलेंडर 1000 रुपए का मिल रहा है। सरकार ने ये सोच रखा है कि महिलाओं के लिए ये तोहफे देकर सब काम पूरा हो जाएगा। आपकी शक्ति पहचानना नहीं चाह रही है। रानी लक्ष्मीबाई जी अपने लिए लड़ी, अपने हक के लिए, अपनी जमीन के लिए वो लड़ी। आज जब आप खेतों में काम करती हैं, फैक्ट्री में काम करती हैं, घर का काम करती हैं, पाठशालाओं में पढ़ाती हैं बच्चों को, यहाँ मेरी आंगनवाड़ी की बहनें हैं, आशा बहुएं हैं, शिक्षा मित्र की बहनें हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, अधिवक्ता हैं, आप सब एक तरह से अपने लिए लड़ रही हैं, अपनी बहनों के लिए लड़ रही हैं। आप ये दिखा रही हैं कि आप मजबूत हैं, आप कुछ करके दिखा सकती हैं। उधर सीपी चंद्र वो भी शामिल हो गए हैं बीजेपी में। सुन लेते हैं उनका क्या कुछ तर्क है बीजेपी में शामिल होने को लेकर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर से आने वाले सीपी चंद जी हमारे साथ हैं। सर, मार्कंडेय चंद जी का तो बहुत पुराना एक राजनीतिक इतिहास गोरखपुर में है और आप जिस तरीके से अब भाजपा में आ गए हैं, टेक्निकली तो आप सपा में नहीं थे, लेकिन आप किसी पार्टी में भी नहीं थे। टेक्निकली मैं सपा में था, लेकिन मैं वास्तविक रूप से तो इसलिए नहीं था कि मैंने बताया ना कि जैसे कि मुझे पार्टी ने इलेक्शन के दौरान ही पार्टी से निष्कासित कर दिया था, तो मैं एक निर्दल या बगावती उम्मीदवार के तौर पे मैदान में था। बड़ी देर नहीं कर दिया आपने, तभी हो गया था और अब आपका कार्यकाल खत्म होने वाला है और आप आ रहे हैं भाजपा। ये तो बहुत दिनों से प्रयास चल रहा था, योगी जी का निर्णय था शामिल करने का, लेकिन वो बीच में सरकार बड़ी महामारी से जूझ रही थी, तो वो समय उचित था भी नहीं कि इस तरीके के राजनीतिक कार्यक्रम किए जाए। और जब आदेश हुआ कि भाई अब आ जाइए, तो हम लोगों ने। बीजेपी ही क्यों? जो इस समय का जो माहौल है, जो इस समय की जो जनभावना है और जो भाजपा के अंदर लोगों का जो विश्वास है, उस विश्वास को, उस जनभावना को देखते हुए हमें भी ये उम्मीद है कि ये आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश का विकास होगा। एमएलसी ही बनेंगे या विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमने कोई शर्त नहीं रखी है। हमने योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और जो पार्टी जहां हमारा इस्तेमाल समझे, जो लड़ाना चाहे, हम तैयार हैं। तो विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने का वक्त बचा है और ये चला चली की बेला शुरू हो गई है। जिसको जहां अपना स्वार्थ दिखाई दे रहा है, वो उसी पार्टी में शामिल हो जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में आज भी प्रदूषण से बेहद बुरे हाल हैं और इसी बीच आज प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि मनाही के बाद भी पटाखे फोड़े गए। कोर्ट ने कहा प्रदूषण पर बैठकें हो रही हैं, लेकिन कठोर कदम नहीं उठाए जा रहे। केंद्र ने अपने हलफनामे में वर्क फ्रॉम होम से इनकार किया। दिल्ली सरकार ने कहा सुनवाई में देरी हुई। हरियाणा, पंजाब सरकार ने पराली को लेकर केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ा, तो कोर्ट ने कहा कि 7 स्टार सुविधा वाले लोग किसानों पर जिम्मा न डालें। प्रदूषण पर अब अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। प्रदूषण के नियंत्रण के लिए काम होना चाहिए। दिल्ली एनसीआर में स्कूल और कॉलेज बंद हैं, ये दिल्ली सरकार का तर्क था। तो केंद्र ने जो हलफनामा दायर किया उसमें वर्क फ्रॉम होम से इनकार किया, कहा यह मुमकिन नहीं है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है, लेकिन अब अगली तारीख 24 नवंबर को है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर आर पार की लड़ाई लगातार जारी है। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सिर्फ विज्ञापन पर ही करोड़ों खर्च कर रही है आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि सिर्फ फंड नहीं, प्रदूषण से निपटने की पॉलिसी चाहिए। अगर पंजाब में पराली जलाने से पंजाब के किसान दिल्ली को प्रदूषित कर रहे हैं, हरियाणा में पराली जलाने से हरियाणा के किसान दिल्ली को प्रदूषित कर रहे हैं, तो आप बताइए सबसे ज्यादा प्रदूषण कहां होना चाहिए? पंजाब में होना चाहिए। हरियाणा की हवा की क्वालिटी सबसे खराब होनी चाहिए, मगर सबसे ज्यादा खराब क्वालिटी हवा की कहीं है तो वो दिल्ली की है। दिल्ली की हवा की क्वालिटी सबसे खराब है, पंजाब की इतनी खराब नहीं है। जो रेस्पॉन्सिबल है उसकी हवा की क्वालिटी इतनी खराब नहीं है, मगर दिल्ली की हवा की क्वालिटी खराब है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की हवा में प्रदूषण के अलावा राजनीति भी तो है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट आहत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो टोपी ट्रांसफर का काम है ये बंद करिए।
एक बार अपने पर्यावरण मंत्री से पूछ लें कि क्यों यहाँ पोल्यूशन होता है, वो बता देंगे। दिल्ली के अंदर तो हम 100% स्टबल बर्निंग को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार सारा काम कर रही है। राज्यों को फंड दिया है, राज्यों को फंड दिया है, ये सच बात है। लेकिन हमने पर्यावरण मंत्री के साथ जब बैठक की थी तभी कहा था कि इसका ग्राउंड एक्शन प्लान बनाइए, फंड देने से समाधान नहीं होगा। तो सरकार जिम्मेदारी ले करके और अगर छिड़काव करती है जैसे दिल्ली सरकार कर रही है तो किसान का तो इसमें रोल नहीं है। और जो मैं दावे से कह रहा हूं, मैं कई बार कह चुका हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट जितना पैसा दे रही है उससे आधे पैसे में हो सकता है, तो डायरेक्शन क्यों नहीं जारी करती सेंट्रल गवर्नमेंट? दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों का दम घुट रहा है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, खुले हुए स्कूल फिर बंद करने पड़े हैं, लॉकडाउन की बात हो रही है, लेकिन नेताओं के द्वारा ये सियासत जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। मोदी के द्वारा किया गया है। अखिलेश यादव से खास बात की हमारे संवाददाता अजय दुबे ने। सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से होते हुए गुजर रही है समाजवादी पार्टी की जो बस। प्रचार के लिए अखिलेश निकले हैं और देखिए लोगों से जो मोहब्बत मिल रही है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर। कल उद्घाटन किया गया और आज अखिलेश यादव खुद पहुंचे हुए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे। सर, ये भीड़ खूब दिख रही है पूर्वांचल एक्सप्रेस के जिस रास्ते पर हमें वो लखनऊ जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस इस बार किसको लखनऊ लेकर जाएगा, क्या लग रहा है आपको? मोहब्बत तो आपको खूब सड़कों पे दिख रही है, पर सरकार तो अपने विकास की बातें भी कर रही है। समाजवादी पार्टी का उस समय का विजन है ये, जो पूर्वांचल को ये एक्सप्रेसवे मिला है। इसी एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल की गरीबी दूर होनी है। इसी एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल के किसान, यहाँ के शहर, यहाँ के गांव जुड़ेंगे। और मैं ये कह सकता हूँ कि इस गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के उस गाजीपुर बॉर्डर तक भारतीय जनता पार्टी का सफाई होना तय है। सर, आप इस गाजीपुर बॉर्डर से उस गाजीपुर बॉर्डर तक का जिक्र कर रहे हैं, मुझे ये बताइए सर कि आखिर ये एक्सप्रेसवे को लेकर इतनी रंज किस बात को लेकर? मतलब कल उद्घाटन किया सरकार अपनी तरफ से। समाजवादी पार्टी का विजन है, समाजवादी पार्टी का विजन इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसको डिनाई नहीं कर सकते कि समाजवादियों की देन है। अगर ये उनका था तो मुझे ये बताएं देश में कहाँ उन्होंने बनाया है? क्या गुजरात में बनाया, क्या महाराष्ट्र में बनाया, क्या किसी और प्रदेश में बनाया हो? जब किसी प्रदेश में नहीं बना है और समाजवादी पार्टी के बनाए हुए का श्रेय ले रहे हैं ये लोग। एक सवाल तो ये भी उठा रहे हैं लोग सर कि आगरा वाला जो था उद्घाटन आपने किया, बना मायावती जी के दौर में था, तो इस वाले को लेकर थ्योरी कुछ उस तरीके से। तो ये जो सवाल है, ये जो व्यंग है, इसे कैसे देखिए? कम से कम इन्हें स्वीकार ये करना चाहिए कि हाँ, समाजवादी पार्टी की समय पर इसका अलाइनमेंट तय हुआ, लैंड एक्विजिशन हुई, टेंडर डॉक्यूमेंट्स बने, आपने टेंडर कैंसिल करके अपने लोगों को टेंडर देने का काम किया। जहाँ तक सवाल है नोएडा से आगरा तक, उस समय नेताजी की सरकार भी बीच में थी, उस कार्यक्रम को कैंसिल नहीं किया और वो 10 साल में बना। उसके बीच का एक्सप्रेसवे 22 महीने में बन गया। आखिरकार इन्हें 4.5 साल कैसे लग गया बनाने में? और फिर आधा अधूरे का उद्घाटन हुआ, मंडी बनी नहीं, वेसाइड एमिनिटीज नहीं है, पंप्स नहीं है, आपके इज्जतगढ़ नहीं है। आखिरकार क्यों? उसी की बात हो रही है सर कि आप तो कह रही है, सरकार तो कह रही है कि विश्व स्तरीय एक्सप्रेसवे है, आप कह रहे हैं 50 खामियां हैं। एक्सप्रेसवे दिख नहीं रहा है, आपके तमाम समर्थकों की भीड़ है, क्या खामियां दिख रही है इसमें आप जब यात्रा कर रहे हैं? क्या इंडिया रोड कांग्रेस का जो मापदंड है, मानक, उस पर ये खरा एक्सप्रेसवे बना है? जो सुविधाएं इसके किनारे थी वो सुविधाएं क्यों नहीं है? मंडी क्यों नहीं है? और जो लाइटिंग की सुविधा थी वो आखिर क्यों नहीं है? तो बहुत सी आधी अधूरी चीजें हैं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहिए कि दूसरे के काम का शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन का उद्घाटन करते हैं। और अगर ये समाजवादियों का बनाया ना होता तो शायद जनता इतने उत्साह के साथ इतने यहाँ ना दिखाई देती। तो जनता का उत्साह तो दिख रहा है सर, पर बीजेपी के उत्तर प्रदेश के मुखिया वो तो कह रहे हैं कि इतना बड़ा हाईवे बना दिया, 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अब अगर समाजवादी पार्टी बनाती तो 6 लेन में 2 लेन बनाती, 4 लेन का पैसा रख लेती। तो एक आरोप उनका भी है। वो बहुत छोटे आदमी हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं। वो अपने जीवन में 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट नहीं कह सकते। जो कह नहीं सकते वो बना नहीं सकते। लैपटॉप चला नहीं सकते इसलिए बटा नहीं। टैबलेट इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि अब समय टैबलेट का देने का खत्म हो गया। इसलिए उनकी बातों में मत आइए, उन्हें जाना तय है। बदलाव की तरफ जा रहा उत्तर प्रदेश, बदलाव के साथ साथ खुशहाली की ओर नौजवान चाहते हैं।
यहाँ का किसान, यहाँ का नौजवान, यहाँ का मजदूर, यहाँ का व्यापारी चाहता है नई सरकार बने। अच्छा, आप इतनी बातें इंफ्रास्ट्रक्चर की कर रहे हैं सर, लेकिन विषय जो है वो तो बड़ा सांप्रदायिक होता है इस पूरे चुनाव में दिख रहा है। देख रहे हैं कि इस चुनाव में सिर्फ जय समर्थक हैं, देखिए गदा लेकर समर्थक पहुंच रहे हैं, तो जो समर्थक हैं उनका स्वागत करते हैं अखिलेश। और यहाँ पर देखिए लिफ्ट लगाई गई है, तमाम समर्थकों के बीच में बार बार जोश में जाते हैं। सवाल एबीपी न्यूज के तमाम उन्होंने लिए और इन सबके बीच में समर्थकों के प्रति जो भी ये पूरा भीड़ का जोश है देखने को मिल रहा है, उसके अभिवादन के लिए बार बार जा रहे हैं। एक्सप्रेस वे आज विषय है और एक्सप्रेस वे को लेकर सरकार को घेरा। एक नजर जरा भीड़ की तरफ आपको लेकर चलते हैं कि किस तरीके से जहां पर अखिलेश बैठ रहे हैं वहां पर समर्थकों की कैसी भीड़ है। समर्थक एक्सप्रेस वे के अलग अलग हिस्सों में इसी तरीके से भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं और जो समर्थन है उनका अपने नेता के प्रति वो समर्थन जाहिर कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अरविंद के संग अजय दुबे, एबीपी न्यूज। तो विजय रथ यात्रा के दौरान अखिलेश यादव ने हमारे सहयोगी अजय दुबे से बात की और उनका ये कहना है कि इस गाजीपुर से लेकर उस गाजीपुर बॉर्डर, और वो जो उस गाजीपुर बॉर्डर है वो दिल्ली बॉर्डर है, वहां तक समाजवादी पार्टी की लहर है, बीजेपी साफ हो जाएगी। अपने अपने दावे, अपने अपने वादे, नतीजे जब आएंगे चुनाव के तभी पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।